नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं व एनटीए नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे। पहले भी हम विद सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या DTET+B में अभी हाल ही में जो होने वाली परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के माध्यम से आगे आने वाले प्रश्नों को करेंगे। और जितना भी हमारे संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो निचोड़ होगा, इन प्रश्नों के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न के साथ और अन्य तथ्यों को भी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आसानी से उसका सही आंसर कर सको। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रताप शाही की रचना नहीं है। नहीं पूछा हुआ है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। प्रताप शाही जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि में शामिल हुए हैं, और प्रताप शाही जी की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी और श्रृंगार मंजरी, ये तीनों रचनाएं प्रताप शाही जी की है। लेकिन नवरस तरंग जो है प्रताप शाही की नहीं है। किसकी है? बेनी परवीन कवि की। तो देख लेते हैं इससे संबंधित जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो कवि बेनी परवीन ने नवरस तरंग लिखा, जिसमें नायक नायिका भेद वर्णित हैं। ये पूछा जा सकता है नवरस तरंग जो रचना है वो बेनी परवीन जी की जो रचना है उसमें किसका वर्णन किया है? तो नायक नायिका भेद को वर्णित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रताप शाही रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। उसके बाद देखते हैं आगे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रताप शाही जी की ये रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी जो कि 1886 में काव्य विलास की रचना की। 1882 में इन्होंने व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचना की प्रताप शाही जी ने, और 1886 में जो है काव्य विलास की रचना की। ये दोनों रचनाएं ही प्रसिद्ध हुई है प्रताप शाही जी की। दोनों रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। व्यंग्यार्थ कौमुदी संवत 1882 और काव्य विलास संवत 1886। संवत में है, ये ईस्वी में नहीं है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। संवत और ईस्वी में आपको जो है, अगर ईस्वी में निकालना हो तो 57 माइनस कर देते हैं, और ईस्वी का संवत बनाएंगे तो हम जो है 57 प्लस कर देंगे। ये तथ्य मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। बढ़ते हैं आगे। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रतन चंद्रिका और जुगल नक्शिक, बलभद्र नक्शिक की टीका। और इनका जो कविता काल है, प्रताप शाही जी का कविता काल पूछ लिया जाए तो 1880 से 1900 ईस्वी तक ठहरता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2। काफ़ी दिनों से भाई तबीयत ख़राब थी, इस वजह से क्लास कई दिन तक नहीं हो पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अभी उसी रूटीन के साथ मैं जो है पहले की तरह अधिक से अधिक तथ्यों की रिवीजन करते हुए, अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ये आपको पता ही है। तो इसके रचनाकार है लाल कवि। उसके बाद देख लेते हैं लाल कवि से संबंधित और अन्य जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। लाल कवि ने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र छत्र प्रकाश में दोहों चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश महत्वपूर्ण पुस्तक है। छत्र प्रकाश पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 का वृत्तांत आया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? इनमें से कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो रहीमदास,
और दीनदयाल गिरी और गिरिधर दास, तीनों के तीनों नीतिकार कवि रहे हैं, लेकिन गिरिधर कवि राय जो है नीतिकार कवि नहीं है। तो देख लेते हैं आगे इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। गिरिधर दास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही प्रौढ़ कवि माने जाते हैं। इनका नाम बापू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना नाम उन्होंने गिरिधर दास या गिरिधन रखते थे। भारतेंदु इनके संबंध में लिखा था, भारतेंदु जी ने इनके संबंध में लिखा भी था। जिन गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। तो इसका आंसर भैया हमारा हो जाएगा डी आंसर होगा। ये आंसर हमारा शायद गलत है, तो डी आंसर हो जाए। गिरिधर कवि राय नीतिकार कवि रहे, लेकिन गिरिधर दास जो भारतेंदु जी के पिता थे वे गिरिधर दास जो है नीतिकार कवियों में शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह सितारे का, या राम प्रसाद निरंजनी, या बैकुंठनाथ मिश्र, या जुगल किशोर या बाल मुकुंद गुप्त, या लल्लू लाल, या सदल मिश्र। इन दोनों का जो संबंध है फोर्ट विलियम कॉलेज से माना जाता है। तो देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल को भाषा मुंशी कहा जाता था। भाषा मुंशी के पद पर जो है लल्लू लाल जी जो है को उपाधि दी गई थी। भाषा मुंशी के पद पर का उन्हें जो स्थान प्राप्त था फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत लल्लू लाल को। और गिल क्राइस्ट को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं। नासिक के तोपखान जो रचना है वो सदल मिश्र जी की है। 1803 में इस रचना को इन्होंने लिखा। इसकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ रही है। कई बार सदल मिश्र जी की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान, इसकी भाषा भी पूछ ली जाती है परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत निष्ठ भाषा रही है। सदल मिश्र उन दिनों कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। यह पुस्तक भी पाठ्य पुस्तकों के अभाव की जो पूर्ति है गिल क्राइस्ट की कोशिशों का ही परिणाम माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र रहा है। इसकी स्थापना है फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली की अध्यक्षता में की गई थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि के हजारों पुस्तकों का अनुवाद भी इनके द्वारा किया गया था। और शिक्षा दीक्षा के लिए जॉन गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में वेल्लेस्ली ने ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की, जो कि बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज में परिवर्तित हो गई। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर हमारा 5। संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों का इन प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका निचोड़ आपको मिल जाएगा। और जो परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है और बार बार जो है इन्हीं तथ्यों में से परीक्षा में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर भाई वीडियो आपको पसंद आती है और जो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी बीच में, और बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। तो देख लेते हैं। गारसा दातासी जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा माना जाता है। तो इन्होंने हिंदुस्तानी साहित्य इतिहास किस भाषा में लिखा? तो इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। तो देख लेते हैं। फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया और साहित्य का सर्वप्रथम ग्रंथ रहा है इनका हिस्टोयर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये इस नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, और जो है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात इन्हीं के द्वारा माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ इतिहास ग्रंथ रहे हैं और एक तरफ उनके लेखक रहे हैं। किस इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? तो हमें देख लेना है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक जो है श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, ये भी बिल्कुल सही जो युग्म दिया हुआ है। और तीसरा है हिंदी साहित्य एक परिचय, त्रिभुवन सिंह, ये भी सही है। लेकिन हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है शिव कुमार जी द्वारा नहीं लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ये जो है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह जी द्वारा लिखा गया। और शिव कुमार की बात करें तो शिव कुमार जी द्वारा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ लिखी गई। तो ये ग्रंथ जो है शिव कुमार जी द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला? तो ये निकाला कब? 1936 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, तीनों नाटक भारतेंदु जी के हैं, लेकिन भारत सौभाग्य नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। भारत सौभाग्य नाटक जो है प्रेमघन जी का है, जिसका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन पूरा नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1950 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 9 सितंबर 1850 ईस्वी में भारतेंदु जी का जन्म हुआ और 6 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई और काफ़ी हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ली है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि मिली हुई थी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? तो मासिक पत्रिका के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? बाला बोधनी भी मासिक पत्रिका रही है, हिंदी प्रदीप भी और सरस्वती भी, ये तीनों के तीनों जो है मासिक पत्रिकाएं रही है। लेकिन नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो है मासिक पत्रिका नहीं थी, वो त्रैमासिक थी। त्रैमासिक पत्रिका थी, 3 महीने में एक बार निकलती थी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इनसे संबंधित जुड़े हुए। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका हिंदी त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास महोपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी और कालिदास और राधा कृष्ण दास इनके संपादक भी थे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो काशीनाथ सिंह जी द्वारा नहीं लिखा गया? तो नहीं पर आपका काशीनाथ सिंह का है। तो है और नहीं पर आपको ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने से यही मिस्टेक होती है, जैसा कि आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल ही रहा होगा, क्योंकि परीक्षा में भी इसी तरह छोटी छोटी मिस्टेक से ही हमारा एक प्रश्न गलत हो जाता है, जिससे हम जो है अपने प्रश्न को गलत कर बैठते हैं और नेगेटिव मार्किंग हमारी 0.5 जो है DSSB के अंतर्गत कट जाती है। और 4 प्रश्न गलत होने पर सीधा 1 प्रश्न हमारा जो है 1 मार्क्स एक्स्ट्रा गलत कट जाता है। तो इसी से पॉइंटों से सिलेक्शन हमारा रुक जाता है। आते हुए प्रश्न हमारे प्रश्नों को ठीक से न पढ़ने के कारण जो है हमारे गलत हो जाते हैं। परीक्षा में जो लगभग जो प्रश्न जो है आते हुए ही गलत होते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसलिए प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो है पूछा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न हम नहीं से संबंधित करते हैं, तो हमें लगता है कि क्या पता नहीं पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं रेहन पर रघु, एक ब्रेक के बाद चाक या ग्लोबल गांव का देवता। तो इनमें से जो है रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है। और अन्य उपन्यास भी देख लेते हैं किस किस लेखक द्वारा लिखे गए, किस किस साहित्यकार ने और अन्य उपन्यास लिखे जो कि परीक्षा में
की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। एक ब्रेक के बाद जो उपन्यास है अलका सारावगी के द्वारा लिखा गया। चाक जो है मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखा गया। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र जी द्वारा लिखा गया। तीनों उपन्यास इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के जो रचयिता रहे हैं, इस निबंध के रचयिता निम्नलिखित में से शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज निम्नलिखित में से जीवनी विधा की रचना रही है। सुभद्रा कुमार चौहान जी की जीवनी है ये भाई। इनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा है। मिला तेज से तेज नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है और इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित कराया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक जो है देवराज है। कई बार हम पढ़ चुके हैं। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स, इस प्रकार से एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। और जो हमारे सामने जो है रचनाएं, मिलती जुलती रचनाएं आएगी, उनको भी जोड़ते हुए हम जो है फिर से उनको रिवाइज कर लेंगे। तो एक पत्नी के नोट्स जो रचना है वो निम्नलिखित में से किस लेखक की है? तो ये है ममता कालिया की। ममता कालिया जी द्वारा लिखी गई रचना एक पत्नी के नोट्स है। कहानी संग्रह देख लेते हैं। छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कुएं और 25 साल की लड़की। ये जो है ममता कालिया जी के प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। उसके बाद ममता कालिया जी के उपन्यास देख लेते हैं। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ और अंधेरे का ताला, दुखम सुखम जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। तो देख लेते हैं आगे इनके कविता संग्रह में शामिल है खाटी घरेलू औरत और कितने प्रश्न करूं, नरक दर नरक, प्रेम कहानी। ये सभी जो है ममता कालिया जी की रचनाएं हैं। नाटक संग्रह में शामिल है यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे। संस्मरण में शामिल है कितने शहरों में कितनी बार, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 को जब हम देखते हैं तो निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह पूछा हुआ है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह है उनका परिंदे। तो परिंदे का प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ। रात का रिपोर्ट, एक चिथड़ा सूप, लाल टीन की छत, वे दिन उनके बहुचर्चित उपन्यास है। यानी कि निर्मल वर्मा जी के ये उपन्यास रहे हैं। रात का रिपोर्ट, एक चिथड़ा सूप, लाल टीन की छत, वे दिन। उसके बाद इनका अंतिम उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ, अंतिम अरण्य नाम से। और इनकी 100 से अधिक कहानियाँ कई संग्रह में प्रकाशित हुई है। इनमें परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं भाई। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में भुक्तिवाद की बात करें तो ये मत है भट्टनायक जी का। भट्टनायक जी द्वारा दिया गया मत भुक्तिवाद है। और इस रस निष्पत्ति के संबंध में 4 मत प्रमुख रहे हैं। कौन कौन से 4 रस के जो व्याख्याताएं रही हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। भट्टलोलट और भट्टशंकोक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, ये 4 रस के व्याख्याता माने जाते हैं। और रस का जो सूत्रपात किया था, रस का जो प्रवर्तक माना जाता है वो भरत मुनि जी माने जाते हैं। और उसके बाद जो है अलंकार संप्रदाय आया हुआ था। और अलंकार संप्रदाय के बाद जब रस पर चर्चा हुई, रस पर बात हुई, तो जो ये 4 प्रमुख आचार्य निकल कर आए, इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। तो ये मत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भट्टलोलट जी द्वारा उत्पत्तिवादी आरोपवाद, आचार्य शंकोक जी द्वारा अनुमितिवाद दिया गया। और भट्टनायक जी द्वारा भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त जी द्वारा अभिव्यक्तिवाद।
उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारी 17 प्रश्न नंबर है भैया। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो ईसा की 11वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है अपभ्रंश का जो व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। तो देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी यानी कि स्वयंभू कवि से जो है 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। अपभ्रंश नाम पहले वलभीर के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 से पहले जो हुए थे को संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। और भरत मुनि जी द्वारा विक्रमी संवत तीसरी शताब्दी रही है भरत मुनि जी की, ने अपभ्रंश नाम न लेकर लोक भाषा को देश भाषा नाम दिया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ये रचना आप सभी को पता है, काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। तो विद्यापति जी की रचना रही है पुरुष परीक्षा। इसके अतिरिक्त विद्यापति की जो है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा और लिखनावली आदि जो है रचनाएं विद्यापति जी की काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट व मैथिली तीनों भाषाओं में रचना की। संस्कृत की इनकी जो रचना है पुरुष परीक्षा, अवहट भाषा में लिखी गई कीर्तिलता और कीर्ति पताका, मैथिली में लिखी गई इनकी पदावली। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर देख लेते हैं 18, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को लगभग कुछ विद्वानों ने भाई प्रमाणिक माना है, तो कुछ ने अप्रमाणिक माना है, तो कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो देख लेते हैं अप्रमाणिक, प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों विद्वान कौन कौन रहे हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को। तो यहाँ से भी कई बार परीक्षा में हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। तो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में इनमें कौन शामिल नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल है या नहीं है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रमाणिक नहीं माना। क्या माना है? प्रमाणिक ग्रंथकारों में शामिल है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, कर्नल टांट। और अप्रमाणिक माना पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देवी प्रसाद ने, कविराज श्यामल दास ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और बुल्लर ने। उसके बाद अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में शामिल है मुनि जन्मेजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने जो अपनी रचना आखिरी कलाम है, जिसमें कि उन्होंने जो है क़यामत का वर्णन किया है, तो आखिरी कलाम रचना में उन्होंने किस लेखक की प्रशंसा की है, किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबर। तो देख लेते हैं आखिरी कलाम बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा। इसलिए इसमें इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैसी किस महान ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी में हुआ? जायसी रचित इस जो महान ग्रंथ का जो सर्वप्रथम प्रकाशन है, जो कि आखिरी कलाम जो रचना है, इस महान ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी भाषा में हुआ। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। जैसी ने शेख बुरहान और शेख अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख भी किया है। ये पूछा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा किन गुरुओं का उल्लेख अपनी रचनाओं में इन्होंने किया है? तो शेख बुरहान और शेख अशरफ का। और उसके बाद इस काव्य में जो आखिरी कलाम काव्य के संबंध में हम पढ़ रहे हैं, तो आखिरी कलाम काव्य में
मसनवी शैली के अनुसार ईश्वर स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में ईश्वर के अवतार ग्रहण करने तथा भूकंप एवं सूर्य ग्रहण का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अलावा जायसी ने मलिक मोहम्मद की स्तुति, शहादत बादशाह की प्रस्ती और सैयद अशरफ की वंदना, जायस नगर का परिचय बड़ी सुंदरता के साथ इसमें किया है। और ये भी पूछा जाता है कयामत का वर्णन जो है जायसी ने अपने किस ग्रंथ में किया है। तो आखिरी कलाम के अंतर्गत इन्होंने कयामत का वर्णन भी किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कुछ कुट पद मिलते हैं? तो सूरदास के किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कुट पद में हमें देखने को मिलता है? तो वो मिलते हैं साहित्य लहरी के अंतर्गत। सूरदास जी द्वारा लिखे गए साहित्य लहरी नायिका भेद तथा अलंकार संबंधी ग्रंथ रहे हैं। इसमें श्रृंगार रस वर्णन भी किया गया है। साहित्य लहरी में कुल 118 पद हैं। सूरदास के बाद भ्रमर गीत की रचना करने का प्रयास कृष्णदास ने किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले संकलन कलकत्ता के कल्पद्रुम नाम से 1841 ईस्वी में किया। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि भी कहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जीवनोत्सव का कवि किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। और किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21। रसखान किसके शिष्य थे? तो रसखान जो है निम्नलिखित में से किसके शिष्य रहे हैं? तो गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं रसखान। तो देख लेते हैं। रसखान की रचनाएं कृष्ण प्रेम के सराबोर रही है। अब तक इनकी 4 कृतियाँ उपलब्ध हुई है। प्रेम वाटिका काफ़ी प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। सुजान रसखान, बाल लीला, अष्टयाम, ये सभी रचनाएं जो है रसखान जी द्वारा लिखी गई है। तो अष्टयाम नाम से कई लेखकों ने रचनाएं की हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। तो देख लेते हैं जो रसखान की जो प्रसिद्ध प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है वो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। बढ़ते हैं आगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे कही सुनी बहुविधि सब संताई। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलाई? तो शिव का आप लोगों ने ये जो है ये गायन भी सुना होगा कहीं, जैसे कि आप को एपिसोड देखते होगे या टीवी में, या जो है हम काफ़ी बार देख भी चुके हैं जब भगवान शिव जो जाते हैं श्री कृष्ण का दर्शन, श्री राम के दर्शन पाने के लिए, तो वहाँ पर जो है शिव के गायन से ही जो है हमें ये जो है दोहा देखने को मिलता है, सुनाई देता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा शिव। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। रस गायन गुफा में हजर झरे अजपा सुमरिन जाप करे उप पंक्तियों में उपयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? तो इन पंक्तियों में गगन गुफा का अभिप्राय है सहसार चक्र। उपयुक्त जो ये पंक्तियाँ हैं ये कबीरदास जी की हैं। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के ज्ञानाश्री निर्गुण साख्याधारा काव्य के जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जो कि निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं ज्ञानाश्री शाखा के, तो वे कबीरदास जी रहे हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध रही है। शाखी सभद्रा रमणी जो कि बीजक में संग्रहित की गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं भाई। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों के लिए जगाई। उपयुक्त कथन किसका है? तो कथन संबंधी प्रश्न भी कई बार परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जब हम बात करें तो एक आलोचक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में
जो है कोशकार के रूप में, अनुवादक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। शुक्ल जी, कई बार शुक्ल जी का जन्म भी पूछ लिया जाता है, तो 1884 ईस्वी, मृत्यु जो है 1941 ईस्वी। 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आलोचककार, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है इन्होंने अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचनात्मक का सूत्रपात करने का श्रेय भी इन्हीं के द्वारा जाता है। और हिंदी निबंध के जो क्षेत्र में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाव मनोविज्ञान संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 25, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक जो रचना है उसके रचनाकार निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? वियोगी हरि। वियोगी हरि प्रेम शतक के रचनाकार रहे हैं। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि है। ये आधुनिक ब्रज भाषा के कवि थे। आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे और वीर सतसई के लिए इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और वियोगी हरि गांधीवादी विचारधारा के कवि रहे हैं। प्रमुख कृतियाँ भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, देशद्रोह, व्यर्थ गर्व आदि जो हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 26, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। तो हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण किस प्रकार के राधा कृष्ण रहे हैं? लोक निरक्षेप जो है, लोक निरक्षेप जो है राधा कृष्ण रहे हैं हरिदासी संप्रदाय के, जिनका जो हरिदास जी द्वारा चलाया गया हरिदासी संप्रदाय, राधा कृष्ण जो है इनके लोक निरपेक्ष रहे हैं। और इस संप्रदाय के राधा कृष्ण तटस्थ है। हरिदासी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना हरिदास जी ने द्वारा की गई। और इनका जन्म जो है संवत 1441 विक्रमी संवत माना जाता है। और इसे जो है सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें भक्त अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी उपासना तथा सेवा करते हैं और प्राय स्त्रियों के भेष में रहकर उन्हीं के आचरणों, व्यवहारों आदि का पालन करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह संवाद आप सभी को पता है लहरों का राजहंस नामक नाटक का है, जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया। ये मोहन राकेश जी का जो जन्म है, उनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ। 1950 के दशक में हिंदी साहित्य पत्रिका में नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं मोहन राकेश जी। और प्रमुख नाटकों में इनके शामिल है आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और मोहन राकेश जी की याद, ये प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी जो संगीत नाट्य अकादमी द्वारा सम्मानित इन्हें किया जा चुका है मोहन राकेश जी को। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 28, अनुभूति के द्वंद्व ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अनुभूति के द्वंद्व से ही जो है प्राणी के जो जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह जो है उक्तियाँ या पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई है? तो ये पंक्तियाँ जो है भाव या मनोविकार निबंध से ली गई है। भाव या मनोविकार निबंध किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध रहा है। भाव और मनोकार निबंध जो है चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है। परीक्षा में इससे संबंधित कथन भी पूछ लिया जाए तो आप जो है सही आंसर दे सकते हो। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध
दो की और प्रमुख पंक्तियाँ इस प्रकार है। यदि प्रेम शौपन है तो श्रद्धा जागरण, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट कथन है। गुण प्रत्यक्ष होता है, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुंचता है जबकि वह नहीं, यानी कि पशु नहीं। आचार्य शुक्ल जी का जो चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह है के संपादक भी रहे हैं और चिंतामणि को भाषा और शैली के आधार पर कलात्मक निबंध का जन्मदाता भी माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल से नहीं की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल जी की नहीं है, ये आपको बताना है। तो शौपन जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है, गया प्रसाद शुक्ल जी की नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलन पथिक शौपन जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 30। ईसा की किस शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? ये हम पहले कर चुके हैं भाई। ईसा की 11वीं शताब्दी से जो है अपभ्रंश का जो है लोक भाषा के अर्थ में व्यवहार होने लगा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तो आगे के प्रश्न हम जो है कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने केवल 30 प्रश्नों को ही इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको हमने 30 प्रश्नों को किया है। तो इसी तरह कुछ और नए प्रश्नों को मैं एनटीए नेट की परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को आधार बना करके अगला प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।